हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सरकारी परीक्षा पर। जैसा कि आप देख सकते हो, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज से हम करने वाले हैं एसएससी का मॉक टेस्ट। यानी कि आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इन सभी सवालों को अगर मेरे साथ आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली विश्वास मानिए कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन्हें आपको यहाँ जरूर देखने को मिले। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर जल्दी जल्दी से कनेक्ट कर लेना है, क्लास को कर देना है अपने सभी दोस्तों को शेयर, जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट कर ले, है ना। और सुबह मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। इसका टाइमिंग 8:15 है, 8:15 सुबह शुरू हो जाती है। तो आप रेगुलर करंट अफेयर से जुड़ने के लिए सुबह मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और करंट अफेयर का वेट लगातार एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो अगर आप दोनों को मिक्स करके पढ़ोगे तो विश्वास मानो कि आप काफी ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। कोई वन साइडेड अगर तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको लगता है कि मैंने बस इतना तैयार कर लिया है, इससे मेरा काम हो जाएगा। नहीं, उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। आपको एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए ही तैयारी करनी है ना। तो चलिए देखते हैं कि आज किस में कितना है दम, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सारे शानदार क्वेश्चन। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जल्दी जल्दी से कनेक्ट कर ले। चलिए, तो जल्दी से सभी क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि बाकी सभी कनेक्ट कर लेंगे, है ना। तो सभी को प्यारा प्यारा सा इवनिंग। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल इसी सेशन का आपके सामने है, ठीक है। आपको आंसर करना है, आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सवाल क्या है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। आपके ऑप्शन है ड्रम, दिनार, टका या फिर रुपया। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कई तरीके के सवाल आते हैं। सवाल क्या क्या आ सकते हैं? सवाल आ सकता है कि सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, या फिर सिक्कों का प्रचलन किस काल में सर्वाधिक हुआ है। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, या कनिष्क के समय क्या कहा जाता था, या फिर आपसे पूछ सकता है मुगल पीरियड में, जब मुगल काल चलता है तो वहां पर सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के सवाल बनेंगे और इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते। तो यहाँ पे पहले सवाल का जवाब क्या होगा कि सिक्कों का प्रचलन, यानी कि सिक्के जो है, कॉइन्स की परंपरा आखिर शुरू किसने की। तो ये किसके द्वारा की गई? ये ग्रीस लोगों के द्वारा, ग्रीक के द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई? सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले ग्रीक ने किया। सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। देखो, गुप्त काल की जब बात आती है ना, तो गुप्त काल के बारे में भी आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ जाने चाहिए। जब गुप्त काल की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल एक ऐसा पीरियड रहा है जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। एक ऐसा समय जहां पर वास्तुकला या फिर हम साहित्य की बात करें या अलग अलग क्षेत्रों में विद्वानों की बात करें, सभी का महत्व आपको गुप्त पीरियड में देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं। गोल्डन पीरियड इसलिए नहीं कहा जाता है कि इस समय बहुत सारा सोना जो है उसकी खुदाई की गई थी, सारे सोने के सिक्के चल रहे थे, ऐसे नहीं है। यहाँ पे इसको गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लिटरेचर को बहुत महत्व दिया। अलग अलग क्षेत्रों में जो है विद्वान यहाँ पर इस टाइम पीरियड में रहे हैं। जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की किस पीरियड के हैं? गुप्ता पीरियड के हैं। चरक संहिता, ये सभी ऐसे पीरियड, ऐसे विद्वान हैं जो इस समय में रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे पूछा गया है सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों को इस समय क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था? दिनार। अब सवाल ये आता है कि आखिर सोने के इन सिक्कों को सबसे ज्यादा गुप्ता पीरियड में किसने प्रचलित किया होगा? कोई बताएगा? चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन देती हूँ। एक है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है स्कंदगुप्त और तीसरा है आपका समुद्रगुप्त। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जब प्राचीन समय में हम जानते हैं तो
हमें अगर कोई वस्तु खरीदनी है तो उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, वस्तु विनिमय होता था। सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया सवाल है कि सबसे प्राचीन समय में जो व्यापार की पद्धति थी वो किस पर निर्भर करती थी, वो विनिमय पर आधारित थी। यानी कि आप गेहूं जो है, आपने उपज, आपने फसल जो है उत्पादन की, आपने फसल जाकर उस दुकानदार को दी और उस दुकानदार से जो है कुछ सामान आपने उसके बदले ले लिया, तो इसको हम विनिमय पद्धति कहते हैं। सबसे पहले यही प्रचलन में थी। उसके बाद कौड़ियां आई, फिर सिक्के आए, अब तो करेंसी चलती है ना, बिटकॉइंस आ गए हैं अब तो, है ना। मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें तो किसकी बात करते हैं, बिटकॉइंस की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, ये जब वंश की बात आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड रहा है नंदा वंश का। इसके बारे में कुछ चीजें जानने की हैं। क्या? तो देखो, पहली चीज तो कि ये जो वंश है इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो आपको बता दूं कि इससे पहले थोड़ा सा हम पहले चलेंगे तो आपने पढ़ा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा पीरियड जो हम पढ़ते हैं वो है वैदिक पीरियड। फिर आता है आपका उत्तर वैदिक पीरियड। ठीक है, पहले आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, फिर वैदिक पीरियड, फिर उत्तर वैदिक पीरियड आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि उस समय छोटे छोटे से जो लोग हैं वो झोपड़ी में रहते थे, एक समूह में रहने लगे, एक नगर उन्होंने बसाया। लेकिन बाद में यही जो समूह थे, ये जो कबीले थे, ये बड़ा रूप ले लेते हैं और यहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं ये कबीले, इनको ही महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, महाजनपद का नाम दिया। और ये कितने रहे हैं? 16 महाजनपद रहे हैं 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, ये बात कौन प्रमाणित करता है कि 16 महाजनपद थे? तो ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसको हम कहते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या कहते हैं? अंगुत्तर निकाय कहते हैं। ये बात सिद्ध करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म इन महाजनपद पीरियड में, जो ये 16 महाजनपद थे अलग अलग, जैसे मगध हो गया, भज्जी हो गया, है ना, ये सारे के सारे अलग अलग क्या थे? महाजनपद थे। तो यहाँ पर इस बात के बारे में प्रमाण कौन देता है? बौद्ध ग्रंथ देता है, क्योंकि इसी के समकालीन था। इसी समय बौद्ध धर्म भी जो है प्रचार प्रसार कर रहा था। और दूसरा ग्रंथ है आपका जैन ग्रंथ। कौन सा है? जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों बताते हैं। अब होगा क्या? अब आप देखोगे कि ये महाजनपद जो हैं ये अब साम्राज्य बनेंगे। अब क्या बनेंगे? अब ये साम्राज्य का रूप लेंगे। और आप देखोगे कि इन 16 महाजनपद में एक जनपद होता है मगध। ठीक है, मगध ये सबसे बड़ा जनपद बन जाता है और ये एक जनपद से अब क्या बन जाएगा? साम्राज्य बन जाएगा। ठीक है, मगध जो है ये साम्राज्य बन जाएगा। अब आप देखोगे कि इसको साम्राज्य बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है, सबसे पहला वंश यहीं से शुरू होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे महाजनपद के बाद जब ये साम्राज्य बन जाएगा तो मगध पे सबसे पहला वंश यहाँ से, यहीं से आप वंश परंपरा देखोगे। यहाँ पे सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। ठीक है, और इसको कौन करता है? इसकी स्थापना करता है बिंबिसार। कौन करता है? बिंबिसार। इस हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसका बेटा जो अजातशत्रु है वो आता है और अपने ही पिता को मारकर गद्दी पे बैठता है, इसीलिए इस वंश को पितृहत्ता वंश भी कहते हैं। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है, और इसी वंश के क्रम में आप देखोगे सबसे अंत में आता है नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक होता है, नंद वंश का संस्थापक कौन होता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद होता है। ठीक है, नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? महापद्मनंद होता है। लेकिन आप देखोगे कि इस वंश के, ये अंतिम वंश है, लेकिन इस वंश में भी कुछ राजा रहते हैं और इसी में सबसे अंतिम राजा रहता है घनानंद, जो कि घना घमंडी होता है, बहुत ही घमंडी होता है। ये समय था जब सिकंदर आता है, भारत पर आक्रमण करने वाला होता है और ये बात तो चाणक्य को पता चल जाती है। चाणक्य जाते हैं घनानंद के पास, अय्याश कृष्ण का व्यक्ति होता है। ठीक है, मदिरा
महिला ये इसके आसपास ही रहती थी। गए वही चाणक्य जी, उन्होंने बोला कि देखिए भारत पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, यहाँ पर सिकंदर जो है पूरे के पूरे एशिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा है और वो आक्रमण करने वाला है। लेकिन ये नशे में धुत इंसान क्या करता है, चाणक्य की बहुत इंसल्ट करता है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि पंडित लोग जो विद्वान लोग होते थे उनकी एक सिंगल चोटी हुआ करती थी, ठीक है, और उसको लेकर बहुत ज्यादा अपमानित करते हैं। चाणक्य जी उस दिन ये प्रण ले लेते हैं कि अब तुम्हारा साम्राज्य, इस नंद वंश को पूरी तरीके से मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद इनको एक बालक मिलता है, किसको, चाणक्य को, वो होता है चंद्रगुप्त। उसको इतने बेहतरीन तरीके से वो ट्रेन करते हैं कि उसके द्वारा ही अगला इस घनानंद को हराकर नए वंश का, नए साम्राज्य की नींव रखी जाती है, जिसको हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। तो घनानंद को मारने वाला व्यक्ति कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये बदला था भाई, उस समय बदले लिया करते थे, अब तो क्या ही बदला लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को जो है मारकर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इसको ध्यान रखिएगा, जब नींव रख ली, अब किसके सहयोग से रखी, चाणक्य से। तो चाणक्य को उस समय का कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे। इनकी एक किताब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र से लोगों को लगता है कि सिर्फ इन्होंने इस किताब में अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, नहीं, इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों परिदृश्यों को इस किताब में दर्शाया है। इसी को कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। ये सारे के सारे सवाल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। वेरी गुड इवनिंग अनामिका। ओके, मैंने सुबह बताया था क्लास में, कोई बात नहीं, है ना। आकाश, यहां तक क्लियर है। तो ये जो कहानी है ना, हिस्ट्री, इतिहास है, कहानी है। अगर उसको ऐसे लोगे ना कि सब्जेक्ट है, रटना है, पढ़ना है, तो आपको नहीं याद होगा। इतिहास बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट अगर आप स्टैटिक जीके में देखेंगे तो दो लगते हैं, सबसे ज्यादा आपको हिस्ट्री लगेगा, फिर पॉलिटी लगेगा। लेकिन हिस्ट्री की खासियत ये दोनों सब्जेक्टों को पढ़ने का तरीका है, ठीक है। किसी भी चीज को, अगर विषय को आपने समझ लिया ना, कि किसी भी इंसान से, अगर मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है ना कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आप बात करते हो। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी और डायरेक्शन में बात कर रहा है, वो कुछ और बात कर रहा है, आप किसी और दिशा में बात कर रहे हैं। तो क्या आपका कम्युनिकेशन टू वे है? नहीं है। वो अपनी बात कह रहा है, अपने में है, आप अपनी बात कह रहे हो, अपने में हो, नहीं। हमें समझना पड़ता है, और सब्जेक्ट को बस आपको समझना है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो इसकी स्टोरी क्रिएट करिए सबसे पहले, ठीक है। स्टोरी क्रिएट करो कि एक के बाद दूसरा कौन सा कनेक्शन जुड़ रहा है। जब ये जुड़ जाएंगे, तब इसी में छोटे छोटे से फैक्ट ऐड कर दो, इजीली बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। आशुतोष, मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने, ऋषभ देव ने, राजा नंदीवर्मन ने, या फिर पार्श्वनाथ ने, ठीक है। तो कोई जलाशय हो गया, या फिर कोई बांध हो गया, किसी के द्वारा शुरू की गई कोई सिंचाई परियोजना होगी, इस तरीके के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई राजा किस समय रहा है, किस वंश में रहा है, इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी कि जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है, ठीक है। कौन है? ऋषभ देव है, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर हैं। इसके बाद 23वें कौन है? 23वें हैं पार्श्वनाथ। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और सबसे लास्ट में जो है वो है आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब आपने एक चीज देखी होगी, एग्जामिनर क्या करता है, ज्यादातर जैन धर्म में महावीर स्वामी से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, महावीर स्वामी और जब आप बौद्ध को पढ़ोगे, दोनों को एक साथ जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं भी हैं, ठीक है। उनकी जर्नी
लगभग लगभग सेम है कि उनको कोई एक रास्ता चुनना था, उनका कोई एक टारगेट था और उसी के चलते दोनों ने ही अपना घर छोड़ दिया। एक ने बिना बताए छोड़ा, एक ने अपने भाई की जो है परमिशन लेके। अगर आप देखोगे महावीर स्वामी जो है, इन्होंने अपने भाई की परमिशन ली, इन्होंने अपने भाई को बताया कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में कुछ और ही चाहिए, कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे जानना है कि संसार क्या है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। भाई उन्होंने, भैया ने कहा चले जाओ। वैसे क्या होता है कि घर परिवार वालों को बोलो, अगर आज के समय आप अपनी फैमिली को बोलो कि मुझे तो संन्यास लेना है या मुझे किसी सत्य की खोज पे निकलना है, बहुत सुनाएंगे तुमको। सत्य की खोज, घर का ये काम है, पढ़ाई लिखाई से रहने का एक बहाना ढूंढ लिया, ये सब बातें करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि उस समय इस चीज को लोग समझते थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे पूछे गए सवाल का आंसर क्या है, राजा नंदी वर्मन के समय जैन धर्म से संबंधित जो जलाशय मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, नंदी वर्मन के द्वारा। ठीक है, नंदी वर्मन के द्वारा। अगला सवाल है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक देश से संबंधित हैं, चोल वंश से, चालुक्य वंश से, कुषाण वंश से या फिर मगध वंश से। हालांकि मॉक टेस्ट है, मैं ही बता रही हूं। चलिए आंसर करिए इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, किताबों से आप बहुत पढ़ रहे हो, जानती हूं मैं, लेकिन अगर आप उसको टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओके, फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है, किस वंश से है, बताओ किस वंश से है। तो ये दोनों ही किससे हैं, चालुक्य वंश से हैं। ठीक है, अगर कुषाण वंश की बात करें, कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, बताओ। बिल्कुल भारत, सही आंसर दिया है प्रिंस, वेरी गुड। चालुक्य वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है और इसका सबसे प्रभावशाली जो वंश, जो राजा रहा है वो कौन है, कनिष्क। कनिष्क के समय ही शक संवत जो है उसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, बताइए। 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में, बताओ। अनामिका, प्रिंस, भारत, बताइए जल्दी से। भारत में मनरेगा जो है पहले से नरेगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देता है ग्रामीण लोगों को। ठीक है, गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है इसके अंतर्गत। हाँ, कुषाण वंश का कुजुल फडणवीस, वेरी गुड। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि मनरेगा जो है ये किस साल में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कब किया गया है। ओके, प्रिंस का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी फटाफट दो, बताओ कि प्रिंस सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो सही जवाब क्या है, फटाफट से बताइए यहाँ पर सभी का आंसर क्या है। और सेशन को सभी शेयर कर देंगे, है ना। बताइए, ऑन आईडी बताओ भाई, बताइए मनरेगा की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये कब की गई है, हाँ काफी हद तक सही आंसर आया। देखो 2006 में की गई थी। ठीक है, कब की गई, 2006 में की गई, किसकी, मनरेगा की, जिसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, साइबर क्राइम रोकथाम से, उच्च शिक्षा से या फिर टीकाकरण से, बताइए। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें। बताओ, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, ये सुबह वाली क्लास में मैंने कराया है। फटाफट से सही सही जवाब दे दो, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, कोई गलत नहीं करेगा इस सवाल को, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से यहाँ पर आंसर कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, राइट, एग्जैक्टली, टीकाकरण। ठीक है, यहाँ पे
टीकाकरण जो है इससे संबंधित। अब मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने सुबह आपको क्लास में पढ़ाया था, तो सुबह क्लास में क्यों पढ़ाया था, क्या किया गया है सरकार के द्वारा टीकाकरण को लेकर, कोई पोर्टल जारी किया है, कोई वेबसाइट बनाई है, या कोई योजना शुरू की गई है, क्या किया है सरकार ने? ओके, चलो बताओ भाई क्या किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा यूविन जो पोर्टल है उसको शुरू किया गया है, यानी कि अब यूविन पोर्टल पे सभी टीकाकरण से संबंधित जानकारी कि जो बच्चा है, जो माँ है, उसको कौन सा टीका कितने महीने के अंतराल पर उसको कितने टीके लग रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको अब डिजिटल फॉर्म पे वेबसाइट पे मिलेगी, पोर्टल में मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट सजा के रखने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा यहाँ पर कलेक्ट रहेगा, ठीक है, सरकार के पास। और जो सरकार के साथ साथ आपके जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे डीआरडीओ के द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? चालित रहित विमान, गाइडेड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर टैंक रोधी मिसाइल। बताओ भाई इनमें से क्या होगा? ओके चलिए बताइए। ना नहीं है, मुझे लग रहा है कि सुबह जो हम स्टैटिक वाले में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराना जरूरी है, भूलते मत जाना, रिवाइज करते रहा करो। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बताइए। नहीं, चालक रहित विमान, चालक चालक रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित लक्ष्य है, ठीक है, विकसित लक्ष्य। आपको याद होगा कि अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है इसको सरकार के द्वारा लॉन्च भी किया गया, क्या नाम है उसका? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हाल ही में लॉन्च किया गया, नाम क्या है उसका? बताइए जल्दी से। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा है, फटाफट से बता दो। कोई बात नहीं, चलता फिरता विमान, हाँ जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, एक ऐप है जिसे आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। पबजी को, रियल मैंगो को, या फिर रियल पाइन एप्पल को, या रियल एप्पल को। बताओ भाई कौन से एप्पल को बैन कर दिया है यहाँ पर? जोरावर, यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, जोरावर। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आरपीएफ के द्वारा इनमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है इसे बैन किया है? अब आरपीएफ करेगी तो आरपीएफ किसके लिए होती है? रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया है। जो आरपीएफ जवान हैं वो रेलवे में सिक्योरिटी देखते हैं कि कोई किसी तरीके का मादक पदार्थ तो नहीं ले रहा है, कोई चोरी का सामान तो नहीं जा रहा है, कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, कोई आतंकवादी तो नहीं है। सारी सिक्योरिटी कौन देखता है? आरपीएफ देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरपीएफ के द्वारा जो हाल ही में रियल मैंगो नाम का एक एप्लीकेशन है इसको बैन किया गया है, ठीक है, रियल मैंगो, ठीक है, नाम क्या है? रियल मैंगो। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, तालाब, खेत, घास के मैदान या फिर जंगल। इकोसिस्टम क्या है? एक एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर होता है और इसी के साथ जीव एक साथ रहते हैं, वनस्पतियां होती है आसपास, ये पूरा का पूरा क्या है? एक इकोसिस्टम बना हुआ है ना। कि हम क्या करेंगे, हमें खाना चाहिए, हमें खाने के लिए क्या चाहिए? हमें हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो हमें पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जियां जो है वो लेते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो उसी तरीके से बाकी के जीव जो हैं उनकी निर्भरता भी किसी ना किसी तरीके के खाद्य पदार्थ पे होती है और ये क्या बना लेता है? एक इकोसिस्टम बना लेता है। लेकिन आपने देखा होगा इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल,
ठीक है, एक तो प्राकृतिक रूप से है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपके फॉरेस्ट, आपके जंगल क्या है, आपके नेचुरल नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके अलावा ओशियंस, ठीक है, महासागर क्या है, आपके नेचुरल इकोसिस्टम है, वहां पे फिश हैं, बहुत सारी तरीके के जलीय जीव हैं। आपने तो नहीं बनाया उसको, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, जंगल भी अपने आप बने हैं। लेकिन जब हम कृत्रिम की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है इसका उदाहरण कौन सा है, तालाब, खेत, घास के मैदान या फिर जंगल। बताओ भाई, यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पबजी को तो भाई बैन करने के बाद भी अभी उस पर कंट्रोल नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। तालाब, तालाब बनाए जाते हैं, देखो कुछ कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर भू हलचल से गड्ढा हो जाता है, बारिश का पानी भर जाता है या नदियों के द्वारा पानी भर जाता है और उससे तालाब का निर्माण हो जाता है। कई सारे तालाब ऐसे ही रहते हैं, तो उनको बनाया नहीं जाता, वो नेचुरली रहते हैं, ज्यादातर होते हैं। यहाँ पर घास के मैदान आपने देखा होगा कि सभी पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की घास जो है उगती है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप तो नहीं उगाते हैं, है ना, वो प्राकृतिक टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे होती है। जंगल फॉरेस्ट का भी यही हाल है, जहां पे जैसी वर्षा है, जैसा क्लाइमेट है, उस आधार पे वहां के जंगल देखने को मिलते हैं। जैसे रेगिस्तानी अगर जगह पे जाओगे तो वहां के जंगल कैसे होंगे, वहां पे झाड़ियां होंगी, बहुत थोड़े बहुत जंगल होंगे। लेकिन वहीं आप इक्वेटोरियल रीजन में चले जाओगे, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, तो वहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। लेकिन खेत, खेत क्या होते हैं, खेत मानव के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है ना। खेत जो है अपने आप नहीं बनते हैं, मैदानी क्षेत्र को ऐसे खुले में एक मैदान है और वहां पे कोई फसल उग रही है तो उसको आप खेत नहीं कह सकते। खेत क्या है, खेत में प्रॉपर तरीके से आपकी मर्जी का बीज बोया जाता है ना। आपको गेहूं उगाना है, आपको लहसुन उगाना है, प्याज उगाना है, गोभी, आलू जो है वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, मानव के द्वारा कार्यरत होती है ना। खेत कौन यूज करता है, मानव। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस यहां पर समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला है, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन है। ये सवाल मैंने आपको सुबह की क्लास में कराया है। पेड्रो साजेस, एलन बर्सेंट, एंथोनी अल्बनीज या फिर इमानुअल मैक्रो, ठीक है। बताइए अभी कौन थे इस साल 2024 में हमने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे संविधान को लागू किया था और उसको 75 साल पूरे कर लिए थे हमने 2024 में। अब आपको बताना है, यहाँ पे 75वां तो बताना ही है, लेकिन अगला जो नेक्स्ट होने वाला है रिपब्लिक डे, 76वां रिपब्लिक डे, 76th रिपब्लिक डे 2026, ठीक है। आपको बताना है कि ये इसमें आने वाले चीफ गेस्ट कौन है, इस साल कौन रहे हैं, और अगले का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दोनों बता दीजिए। ओए बबूल का आम कहाँ से होए, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बिल्कुल ये जीवन पर पूर्णतः लागू होता है ये मुहावरा। मैक्रो, ठीक है, मैक्रोनिंग से याद रख सकते हो। 75वें पे कौन आए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट। और ये किस नंबर के थे, कोई याद है। इससे पहले आप देखोगे कि फ्रांस से कई सारे मंत्री भारत में एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे आ चुके हैं। ये किस नंबर के आए थे, ये 6 नंबर के मंत्री रहे हैं, फ्रांस के 6वें ऐसे व्यक्ति जो रिपब्लिक डे पर भारत में चीफ गेस्ट के रूप में आए। इससे पहले 5 लोग और आए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट कौन होंगे, नेक्स्ट होंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, बताया था, याद आया। नेक्स्ट कौन होंगे, प्रबोवो सुबियांतो, यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और प्रबोवो सुबियांतो भी पहले नहीं है, ये भी चौथी मंत्री है इंडोनेशिया के जो कि भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। ये भी याद रखना कि कौन से क्रम के हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के अघानिशी मोहाना के रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना, ठीक है। अघानाशिनी जो है ये क्या है, रामसर साइट है, रामसर
रामसर, ये क्या करता है, रामसर साइट कौन सी होती है, इनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है। ऐसा दलदली क्षेत्र जो होता है, दलदली, जैसे कि आपके तालाब हो गए, तालाब हो गए, या फिर नदियां हो गई, नदियां हो गई, है ना। इसके अलावा जलाशय हो गए, जलाशय हो गए। इनको, इन आर्द्र भूमियों में बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति जो है रहते हैं। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर साइट को लेकर रामसर एक कन्वेंशन किया गया। ये कब किया गया, 2 फरवरी 1971 में। कहां पर, ईरान के शहर रामसर में, राइट, रामसर में इसको आयोजित किया गया, जहां पे विश्व भर के कई सारे देशों ने एक साथ बैठक का आयोजन किया और वहां पे डिसाइड किया कि जो ये आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही अलग तरीके की प्रजाति होती है। बहुत सारे पक्षी जो है, जब मौसम बदलता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी केवलादेव क्या है, प्रवासी पक्षियों का एक बहुत बड़ा स्थल है। तो इसी तरीके के साइट्स को हमें क्या करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए। अगर वो पक्षी आने के बाद उनको जगह ना मिले तो बेचारे क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो इसी तर्ज में जो है भारत के अघनाशिनी मुहाना जो है इसको किया गया, और ये कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु में। हाँ, यस एग्जैक्टली, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपके अघनाशिनी। अघनाशिनी कहाँ है, तो ये है आपके, ये तमिलनाडु नहीं, यहाँ पर आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा 18 साइट, 18 साइट जो है, 18 रामसर साइट, सबसे ज्यादा रामसर भूमि कहाँ मिलेंगी आपको, तमिलनाडु। अघनाशिनी कहाँ है, ये है आपके कर्नाटक में। इसीलिए आप जानते हैं कि हर साल इसके प्रति हमें लोगों को अवेयर करना है, नई नई पॉलिसीज लेके आनी है आर्द्र भूमि को लेकर। इसी को आप देखोगे तो 2 फरवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और अभी भारत में कुल कितनी है, भारत में कुल कितनी वेटलैंड साइट है, तो 85 हो चुकी है, 85 हो चुकी है। और जो आप बता रहे हैं वो है बिहार की, तो हाँ जी बिल्कुल कर दिया, 85 हो चुकी है, नॉट 83, ठीक है, 85 साइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। पूर्वी घाट के पूर्वी क्षेत्रों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में, या सुंदरवन के वन डेल्टा में। बताओ भाई, 16 वन, 16, शोले मूवी देखी है, चलो बताइए यहाँ पे 16। आपको इससे, शोले से एक बहुत ही फनी सा एक मोमेंट है। हम लोग एक जगह रहते थे, वहां पे एक छोटा सा होटल था, ठीक है। हम अक्सर वहां पे खाना खाने सारे लोग जाते थे, और वहां पे जो लड़का सर्व करता था वो छोले, हम कहते थे कि छोले दे दो, वो कहता सोले चाहिए, सोले, सोले पैक करने हैं, सोले खाने हैं। तो बहुत ही फनी सा था, पर बहुत ही मतलब वो ऐसा मोमेंट है कि जिंदगी भर याद रहेगी, कई साल पुरानी बात है, याद आ गए बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका पश्चिमी घाट जो है, वहीं पर वेस्टर्न घाट आप देखेंगे तो आपके इस तरीके से भारत का तटीय क्षेत्र है। इधर जो पहाड़ियां हैं इन्हें हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। और वहीं पर यहाँ पे आप देखोगे पूर्व में भी पहाड़ियां हैं, लेकिन कटी फटी है। क्यों कटी फटी है, क्योंकि इधर से कई सारी नदियां बहती हैं। उन्होंने पूर्व की पहाड़ियों को काटा है, क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखोगे ना तो भारत जो है ये इस तरीके से उठा हुआ है, पहली चीज तो इस तरीके से उठा हुआ है, और ये तिरछा इस तरीके से झुका हुआ है पूर्व की तरफ। खंड जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना ये, तो दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे ढलान जो है इधर है, इस वजह से नदियों के उद्गम के बाद यहाँ पर काट दिया गया है। तो इन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। तो ये 16 जो है ये कहाँ पाया जाता है आपका भारत में, पश्चिमी घाट पे। अगला है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य है, वायु वाद्य है, ताल वाद्य है, या फिर प्रहार है। बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल वेस्टर्न घाट। तो हाँ, वेस्टर्न घाट क्यों है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है।
आप देखेंगे कि पूरे भारत में अगर हिमालय को ले लो, अंडमान को, सारे क्षेत्रों को अगर इंक्लूड करके आप देखो तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो वेस्टर्न घाट में। अलग अलग तरीके के पौधे मिलेंगे, पेड़ पौधे, बहुत तरीके की औषधियां मिलेंगी, इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु मिलेंगे, और ये पूरे वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा मात्रा में है। इसीलिए उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहा जाता है भारत का। ठीक है, चलिए चलो भाई, एक ऐसा करते हैं, घूमने ही चल लेते हैं ना। बताओ भाई, यहाँ पर संवादिनी जो है ये किस तरीके का वाद्य यंत्र है, इसको किस तरीके से बजाया जाता है? तो ये वायु वाद्य है। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म? बताओ, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित हैं? किस धर्म से संबंधित हैं? फटाफट से बताइए, किस धर्म से संबंधित हैं? ओके, चलो बताओ जल्दी से, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस धर्म से संबंधित है? वैसे तो ये कई धर्मों से है, लेकिन मुख्यतः आपको बौद्ध धर्म से देखने को मिलेंगी। इसकी कई सारी गुफाएं हैं, और आप देखेंगे इसमें ही आपकी जातक कथाएं मिलती, जातक कथाएं जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया सवाल है कि जातक कथाओं का विवरण किन गुफाओं में मिलता है? तो वो अजंता की गुफाओं में मिलता है। किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है, तेहर ताली नृत्य जो है ये किस राज्य का है? केरल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तेहर ताली, बताओ भाई, ये ताली कहाँ बसती है? तेहर ताली। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है औरंगाबाद का नाम बदलकर? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? फटाफट से बताइए। औरंगाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताइए। देखो, ये किस राज्य का है? ये राजस्थान का है। राजस्थान में एक और बहुत ही फेमस डांस है घूमर। इसके अलावा याद रखिएगा कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। ठीक है, कालबेलिया, घूमर हो गया, चांग हो गया, चांग नृत्य, ये सभी कहाँ के है? कठपुतली, कठपुतली नृत्य। ठीक है, ये सभी नृत्य कहाँ होते हैं? आपके राजस्थान में। इसके अलावा तेहर ताली नृत्य भी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपके राजस्थान का है। ओके, हाँ जी बिल्कुल, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान। अगला है, कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर बिलियार्ड से? आपको बताना है कि अभी इंटरनेशनल बिलियार्ड जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? कालबेलिया, कल से कालबेलिया को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः इसका नृत्य जो है ये आपको जैसलमेर वाले रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाली जो सपेरा जनजाति है उसके द्वारा देखने को मिलेगा। और साथ ही के साथ कालबेलिया को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अमूर्त श्रेणी में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इंटेंजिबल साइट में भी शामिल, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, कोपा कप जो है ये इसका संबंध किससे है? कोपा कप का संबंध किससे है? कोपा कप का संबंध किससे है? कोपा कप का संबंध किससे है? फटाफट से बताइए। फुटबॉल से या हॉकी से? हाँ जी बिल्कुल, फुटबॉल से है। अगला है, किस तापमान पे तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं? गलनांक, हिमांक बिंदु, क्वथनांक या फिर ऊर्ध्वपातन? बताओ भाई, तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि बर्फ का जो पानी होता है, पानी का बर्फ होना, इसको क्या कहेंगे हम? गलनांक कहेंगे, हिमांक बिंदु, क्वथनांक या फिर ऊर्ध्वपातन कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। बताइए ये किस प्रक्रिया के तहत आएगा? बताओ भाई, जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना। बताओ भाई, जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना।
गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग, यानी कि वो बिंदु जब बर्फ पिघलकर पानी हो रही है, क्या है, गलनांक है ना। बर्फ पिघल रही है और वो द्रव अवस्था में बदल रही है, ये क्या हो रहा है, गलनांक। इसी तरीके से क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहां पर पानी उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। और ऊर्ध्वपातन होता है जहां पर कोई भी ठोस पदार्थ सीधे सीधे किसमें, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, जैसे कि आपका कपूर हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी क्या है, ऊर्ध्वपातन बिंदु कहलाते हैं। यहीं पर आप देखो हिमांक बिंदु वो बिंदु होता है जब तरल अवस्था से जो बर्फ होती है वो जमना शुरू होती है, ठीक है। हिमांक बिंदु जब आपका तरल जो है ठोस अवस्था में, यानी कि पानी का जो है बर्फ बन रहा है, उसी को कहा। नोटिफिकेशन नहीं आई बच्चे, मैंने सुबह क्लास में अनाउंस किया था, है ना। चलिए, क्लास डेली 5 बजे होगी, आप लोग याद रखिएगा, डेली शाम को 5 बजे, और ये मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक चैप्टर लेके चलेंगे तो काफी सारे कवर करना मुश्किल है। तो यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ और भी सारे के सारे टॉपिक जो है हम कवर करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हिमांक बिंदु हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है। केवल अवतल दर्पण पे, केवल उत्तल पर, केवल उत्तल लेंस पर, या अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस पर। बताइए, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, इसका सही आंसर होगा, हाँ जी बिल्कुल। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो मे बी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा पैदा, तो यहाँ पे याद रखिएगा अवतल और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये तीनों ही होंगे। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है। बताओ कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। बताइए, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, देश के राष्ट्रपति करते हैं, और ये प्रावधान किस में किया गया, 156 में, 157 में, 173, 153 में। बताइए, सभी होंगे बच्चे, सभी होंगे यहाँ पर, फटाफट से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देश का हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की। किसके तहत है, 55 के तहत, हाँ, नियुक्ति जो है 155 के तहत है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान किया गया है 153 में, ठीक है, 153 में। अगला देखते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं, कचरा, चट्टाने, पत्थर और जीवाश्म। बताओ भाई, वो प्रॉपर्टी, ये है आपकी पृथ्वी, नहीं ये नहीं है, मैं ठीक से बनाती हूँ, चलो, ये है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो ये वाला है, इसे हम कहते हैं भूपर्पटी, पर्पटी यानी कि क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग। बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा, जो कि ऐसे खनिज पदार्थों से क्या बनेंगे, प्राकृतिक पिंड बनेंगे, क्या कहते हैं उसको, चट्टाने, हाँ जी बिल्कुल चट्टाने कहेंगे, कचरा थोड़ी कहते हैं। कहीं सुना है कि कचरे के पहाड़ मानव ने बनाए हैं, प्रकृति ने हमें कचरे का कोई भी सामान नहीं दिया है ना, कोई भी सामान नहीं दिया। पत्थर, स्टोन चट्टानों से ही बनते हैं, है ना, ये इसका ही रूपांतरित भाग है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कह रही, जीवाश्म, फॉसिल क्या होते हैं, जीवों के अंश, यानी कि पेड़ या पशु जो है वो दब गए किसी कारण से, उसकी वजह से। तो यहाँ पर खनिज पदार्थ थोड़ी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल वो प्रॉपर्टी पे आपकी क्या मिलेंगी। और आपसे पूछा जाता है कि जो चट्टाने हैं ये किस प्रकार के उच्चावच होते हैं, ये प्राथमिक उच्चावच होते हैं, प्राथमिक उच्चावच होते हैं, ठीक है। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में, याद रखिएगा प्राथमिक उच्चावच होते हैं।
अच्छा, जीवाश्म से जो चट्टानें निर्मित होती है वो कौन सी होती है? गोंडवाना क्रम की गोंडवाना चट्टानें। ठीक है, चट्टाने। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट में तो मैं आपको करा ही रही हूँ क्वेश्चन, अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इको, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा परेशान करता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि इस मॉक टेस्ट में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रखेंगे, है ना, जिससे कि उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को हम इसी में डिस्कस करते हो, जिससे कि आपके उस सब्जेक्ट को लेके सारे डाउट क्लियर, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस में भी हिस्ट्री, साइंस में ही आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को लेकर, है ना, जरूर बताइएगा। चलिए, ठीक है, चलो, अगला सवाल है, समस्थानिक समान दर्शाने वाले परमाणु होते हैं, बताओ जिनको हम समस्थानिक कहते हैं यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं, उसमें क्या समान होते हैं? किसी भी एटम में सिमिलर कौन से वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु का भार, न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या, कौन सी वो चीज इक्वल होती है जिसकी वजह से आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक बनते हैं? बताइए यहाँ पर, बताओ भाई, कौन सा चीज जो है यहाँ पर इक्वल, एक समान होती है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं? कमेंट करके बताओ फटाफट से, आंसर फटाफट करिए। ओके, वेरी गुड, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अगला, ऑक्टोपस में डैश हृदय होते हैं, बताओ ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं, कितने होते हैं? ऑक्टोपस में जो पैर होते हैं ये तो 8 होते हैं, इसीलिए हम ऑक्टोपस कहते हैं, 8 पैरों वाला जीव है। लेकिन इस 8 पैर वाले जीव में आप तो 2 पैर वाले जीव हैं, ठीक है, आपके अंदर एक दिल है, तो बताओ इस 8 पैर वाले जीव के अंदर कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं या फिर 1 है? बताओ, बताइए ऑक्टोपस में कितने होते हैं? ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? तो उसके पास, आपका तो एक दिल है, इसी में इसको दे दिया, उसको दे दिया, अब ऑक्टोपस किस किस को देगा? देखते हैं कितने दिल हैं, बताओ भाई कितने दिल हैं? 3, बिल्कुल 3 दिल है इसके पास, 3 लोगों को तो दे ही सकता है। ओके, अगला सवाल है, उड़ीसा अक्सर, अच्छा एक चीज और भी बताइए कि ऑक्टोपस की जो ब्लड का कलर होता है वो किस कलर का होता है? जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो रेड कलर होता है, ऑक्टोपस का ब्लड किस कलर का होता है, कोई जानता है? ओडिशा अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, भूकंप, चक्रवात, वर्षा, बूंदाबांदी। बूंदाबांदी से उतना दिक्कत नहीं होती है, ये ऑप्शन तो आप वैसे ही समझ सकते हो। बचे 3, भूकंप, चक्रवात, वर्षा। तो आप जानते हैं कि भारत का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, किसी भी तरीके से भूकंपीय गतिविधि से जो है उतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं रहता है, ब्लू कलर का, बिल्कुल। बचता क्या है? चक्रवात। आप सभी जानते हैं कि अभी एक चक्रवात आया था, दाना, ठीक है, जिसने पूरे के पूरे बंगाल की खाड़ी में स्थित जो तटीय राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसको प्रभावित किया। सबसे ज्यादा प्रभाव हमें उड़ीसा के तट पे देखने को मिला है। इसीलिए आपको ये याद होगा कि जब यहाँ पे चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं, भूकंप के कारण ही आपकी सुनामी उठती है, जब समुद्री लहरें बढ़कर तट की ओर बढ़ती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं। तो आपको मैंने सुबह करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया कि अभी दूसरी संगोष्ठी, सुनामी संगोष्ठी सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, और उसमें उड़ीसा के 24 गांवों को जो है सुनामी तटीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डेवलप किया जाएगा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। याद आ रहा है? ओके, नाम क्या? थैंक यू बच्चे, आप सब मेरे दिल में हो। हाँ, कतर ने नाम दिया है। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अब बात हो रही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। पहली 3 सवाल यहाँ पर आपको बताने, पहला, इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? दूसरा, पहला कौन व्यक्ति रहा है, पहला व्यक्ति जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? और तीसरा सवाल की, यानी कि 2024 में दादा साहब अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? बताइए भाई, 1 से 3 सवाल बन रहे हैं।
क्या बात है, चलिए बताइए, बिल्कुल किससे संबंधित है? तो ये फिल्म जगत से संबंधित है। फिल्म जगत में जो लोग फिल्म जगत में बेहतरीन योगदान देते हैं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा सवाल है, बिल्कुल ठीक है, इस बार किसको दिया जा रहा है? 2024 को दिया जा रहा है मिथुन मिथुन चक्रवर्ती जी को। मिथुन चक्रवर्ती जी को एक और अवार्ड भी दिया गया है इस साल। 2024 में एक और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, किससे? पद्म भूषण से। याद रखना, पद्म भूषण दिया गया है और दूसरा अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहला कौन सा है? इससे पहले वहीदा रहमान को दिया गया है। पहला व्यक्ति जिसको इससे सम्मानित किया गया है कौन है? देविका रानी। ठीक है, कौन है? देविका रानी पहली महिला रही जिनको इससे सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म जगत से संबंधित है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन? बताओ। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन देविका रानी को मिला था। यस एग्जैक्टली, देविका रानी को ही मिला था। बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अब कौन सा यहां पर रिस्पॉन्सिबल? पोटेशियम। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपको सीधे सीधे नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे पूरी उम्मीद है, बिल्कुल यहाँ पे आयोडीन। यहाँ पे थायरॉक्सिन मतलब थायराइड की बात हो रही है, थायराइड के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन, है ना? आयोडीन, आयोडीन। और आयोडीन अगर बॉडी में नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा। अगला है, जीएसटी को अपनी प्रणाली को लागू करने वाला देश कौन सा है? बताइए, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? बताओ भाई, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए। दो सवाल है, एक तो जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन सा है और दूसरा सवाल ये है कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट। जीएसटी क्या है? जीएसटी है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है इसको, ठीक है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। भारत में से कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। तो सबसे पहला देश, ये कॉन्सेप्ट जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसके द्वारा गया? कॉन्सेप्ट ये किसने दिया? कनाडा ने। लेकिन लागू किसने किया? सबसे पहले फ्रांस ने। लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया? तब आपका आंसर क्या होगा? असम। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? असम, ठीक है, असम। क्लियर है? हाँ जी। अगला देखते हैं, विषव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? विषव, ठीक है, विषव का बैडमिंटन में, क्रिकेट में, बिलियर्ड्स में या फिर शतरंज में? बताओ भाई, बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विषव का प्रयोग किसमें किया जाता है? फटाफट से बताएंगे यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? प्रियंका, ये क्लास 5 बजे से हो रही है और डेली 5 बजे क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये रेगुलर क्लास रहेगी। कितने बजे? शाम को 5 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं है इस समय? ऐसा तो नहीं है इस टाइम पे बिजी हो जाते हो? अगर बिजी हो जाते हो तो समय बदला जाए, है वैसे बहुत सोच समझ के ये समय रखा है। चलिए, हाँ जी, ये किससे संबंधित है? तो विश्व जो है ये शतरंज से संबंधित है। बाकी शतरंज से संबंधित अब कोई भी अलग से डाटा नहीं बढ़ाऊंगी कि सुबह मैंने बहुत ही डिटेल में सारी की सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। याद आ रहा है शेयर? चेस से संबंधित सारी चीजें याद आ रही है? चलिए, अगला है, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम? बताओ। मेलिंग, मेलिंग कहाँ है?
आप लोग कहाँ रहते हो, मतलब कैसे जाना पड़ेगा, घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, है ना। आओ व्हाट्सएप पे जुड़ो, है ना। व्हाट्सएप पे सारी की सारी क्लासेस जो है शेयर कर दी जाएंगी। व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, है ना। बाकी नंबर कुछ बच्चों के पास है, आप लोग शेयर कर सकते हो। सभी एक जगह जाओगे तो कुछ दिक्कत ही होगी, शेयर कर देंगे, बता देंगे। और आज नहीं बताया है इस, सो सॉरी। कल से आप लोग, आज आपको बता दिया है सारा का सारा, है ना। अब मेरा दुश्मन दुश्मन नहीं है बच्चे। चलो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नाम दफा, नाम दफा भी कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा पक्के, पक्के कहाँ है। इसके अलावा ईस्ट, ईस्टर्न ईगल, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। असम में बात करें तो असम में वैसे तो 7 नेशनल पार्क हैं, सबसे बड़ा तो है, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, इसके अलावा देहिंग पटगई हो गया, ये सब कहाँ है, असम में है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर जो है उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क, जिसको हम क्या कहते हैं, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ। पूरी दुनिया का एकमात्र, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। कहां पर स्थित है, किसमें, तो ये लोकटक झील में, तक झील में। मेरा बहुत मन है इस तैरते हुए नेशनल पार्क में जाने का। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा स्कूल भी, बच्चे जाते हैं तैरते हुए वहां तक, स्कूल तक। इतनी सुंदर जगह है, जाना तो बनता है, कभी मिलेगा मौका जाएंगे। हर्षी, राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम। चलिए ठीक है, केबल लामजाओ। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। अरे ये सवाल तो पर लीक हो चुका है, बता दो। अरावली पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर सिंधु गंगा का मैदान। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको एक क्वेश्चन में बताया था। ये अकॉर्डिंग टू पेपर लीक हो चुका है, बताइए यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, सबको लेके चलेंगे, जब तक नहीं जाएंगे सबको साथ लेके तब तक नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। बताओ भाई। हाँ जी बिल्कुल, कहाँ पे, ये पश्चिमी घाट को। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत में 4 मेजर हॉटस्पॉट है, एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट, एक है हिमालय, और लास्ट है आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, 4 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी कि वनस्पति की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, और आपके जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी अधिक मात्रा में, मतलब बाकी क्षेत्रों के कंपेरेटिवली वहां पे ज्यादा होती है। तो अगर इसके क्रम में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी घाट में, फिर आपका देखोगे तो हिमालयी क्षेत्र, फिर पूर्वोत्तर पहाड़ियां, और उसके बाद पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये तीनों के तुमने चुपके से घूमने निकल जाते हो। अरे कहाँ जाएंगे चुपके, आप लोग सोचो कि कहीं नहीं जाती हूँ, रेगुलर क्लास में आना होता है मुझे, कहीं भी नहीं जाती हूँ। आज मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी दोस्त है ना, उसका बर्थडे है आज और मैं नहीं जा पाई। मेरी सुबह भी क्लास थी, मेरी शाम को भी क्लास थी। अब अगर मैं वहां जाती, जैसे कि आप लोगों की क्लास में सोच, इस वजह से सोची, आपकी वजह से मैंने छोड़ दिया है। समझा लेंगे, दोस्त है, समझ जाएंगे। चलिए अगला है जनगणना 2011, देश राष्ट्रीय जनगणना है। 2011 की जनगणना कौन सी, 11वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 15वीं। 11वीं है, चलो बताओ भाई, बताइए। बताओ भाई। नहीं। हाँ जी तो यहाँ पे याद रखो 2011 की जनगणना कौन सी है, 15वीं जनगणना है। और आपको बता दूं ये स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, 7वीं जनगणना है। दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि अगर ओवरऑल माने, जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले जनगणना, जनगणना शुरू करने का, जनगणना
गणना शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जनगणना शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इन्होंने कब शुरू किया इस जनगणना को? तो 1872 में। लेकिन ये एक ट्रायल के तौर पर था। अब इतना बड़ा देश है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में आपको पूरी जनगणना करनी है, लोगों की गणना करनी है। जन मतलब लोग, लोगों की हर स्तर पर गणना करनी है। शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, लिंग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। तो ये कम समय में नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, लॉर्ड रिपन। कौन आएंगे? लॉर्ड रिपन। ये इस चीज को आकलित कर लेते हैं, कहते हैं 10 साल का समय लेते हैं, 10 साल में पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो 10 वर्षों की जो जनगणना है, 10 वर्षों की जो जनगणना है वो शुरू होती है आपकी 1881 में। पहली जनगणना कब हुई? 1881 में। उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो 2011 की जनगणना किस नंबर की है? 15वीं है। 2022 में आपकी 16वीं जनगणना आनी थी, लेकिन आपको मालूम है कोविड आ गया। 2022 में जो आने वाला डाटा था वो अब नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि जल्दी आपकी नई जनगणना जो है ये आ जाएगी। जो आएगी वो अगली कौन सी होगी? वो 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी? 16वीं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि भारत जो राज्यों का एक संघ होगा, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, सहकारी संघवाद का, धर्मनिरपेक्षता का, या संसदीय संप्रभुता का? बताओ भाई। टाइमिंग ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइम पर ज्वाइन करने की? क्योंकि रेगुलर आप लोग मुझे क्लास में चाहिए, है ना? नहीं तो फिर मैं यहाँ पर अकेले ही खुद ही पढ़ रही हूँ, खुद पढ़ा रही हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। आपके लिए ही है ये कंटेंट। और आपके सभी आप जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, वालों को बेहतरीन बेहतरीन से करेंगे। बाकी आप लोग रेगुलर जुड़े यही। चलिए, भारत को अभी कोई गाना नहीं याद आ रहा है, नहीं तो जरूर कुछ ना कुछ दो शब्द तो कहने होते। बताओ भाई। संविधान जिसमें कहा गया है भारत जो राज्यों का संघ है, ये बात क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये संघवाद है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरेशन है। ठीक है, ये क्या है? राज्यों का, सभी राज्य मिलकर आपस में कोऑपरेट करते हैं और उसके बाद ही एक संघ का निर्माण होता है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं दिन भर आपके साथ यहीं पर रहूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंभीर क्षयकारी रोग जो लंबे समय तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है? बताओ, ऐसा कौन सा एक रोग है जो कि काफी ज्यादा घातक होता है? अगर आपको लंबे समय तक प्रोटीन प्राप्त ना हो और कार्बोहाइड्रेट ना मिले और वसा ना मिले तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। बताइए। जीरोफोल्मिया, या फिर रक्तस्राव, या फिर हाइपोकैल्सीमिया, या फिर मरासमस? बताइए। मरासमस। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों है, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एक बार और आपको क्लियर कर दूं। बताइए, बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा नहीं मिल रहा है तो उसकी अपर्याप्त सेवन के कारण आपको कौन सा रोग यहाँ पर हो जाएगा? क्या बात है भारत! देखो, ये बात हुई ना, अभी भारत प्रॉपर तरीके है। मरासमस। ठीक है, कौन सा है? मरासमस। अगला देखते हैं, एक स्थिति जहां पर ए महिला बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पदनाम, सामान्य कार्य प्रकृति पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑफिस में है, एक ऑफिस है, वहां पे महिला भी है और पुरुष भी है। दोनों जो है क्या कर रहे हैं? समान पद पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर लेकिन उनको असमान वेतन प्राप्त हो रहा है ना? एक ऑफिस है, एक ऑफिस में मैनेजर, दो मैनेजर है, एक महिला मैनेजर है, एक पुरुष मैनेजर है। महिला मैनेजर को 30,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि पुरुष मैनेजर है उनको 45,000 मिल रहे हैं। तो
सैलरी डिफरेंस है। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा यहाँ पर, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 39A। हाँ जी, आ गया करना, बताओ भाई, कर दी गड़बड़, बताओ। हाँ जी, बताइए, सबका आंसर डी आ रहा है, लगा दिया जाए, डी क्लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल। चलो, यहाँ पे 18 क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। जितनी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियां हैं वो बर्खास्त करता है। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 क्या है, बताइए कुछ। नेचुरल, जो हमारी प्राकृतिक विरासत है उससे संबंधित है। हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ये बात किसमें कही गई है, आपके 39D में कही गई। महिलाओं का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और पंजाब हिमालय। ये मैंने पढ़ाया है आपको ज्योग्राफी की क्लास में, इसका आंसर आपको करना है। ओके प्रियंका, भारत, प्रिंस, अनामिका, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, बताओ भाई। कौन सा हिमालय पढ़ाया था यहाँ पर, देखो ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और ये है सतलज नदी, सतलज नदी। इसके बीच में जो ये क्षेत्र है इसे कौन सा हिमालय कहते हैं, इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज से लेकर यहां पर उत्तराखंड के पास ये कौन सी है, काली नदी, ठीक है। सतलज से लेकर काली तक का जो क्षेत्र है इसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद काली से लेकर तीस्ता, असम के पास, सिक्किम के पास जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, इस पूरे क्षेत्र के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, नदियों के द्वारा विभाजित किया गया है। इसके बाद यहां पे मिलेगी आपको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र वाला ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है आपका असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे कुमायूं है और यहाँ पे पंजाब है। तो यहाँ पे पूछे गए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि काली से लेकर तीस्ता, तो काली कहाँ है, काली यहाँ पर है और ये है तीस्ता, तो काली से लेकर तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। तो इस तरीके से डायग्राम बनाकर लिख लो और नदियों का क्रम याद रखिएगा, सिंधु से लेकर सतलज, सतलज से लेकर काली, काली से लेकर तीस्ता, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी को व्यापारियों के एक रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता थी, बताओ भाई। यहाँ पे नाजीर, रईस, परवाना, मुहसिब या फिर शान मंडी, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। वैसे ये मैंने क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पर बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन के समय कौन सा एक मंत्रालय है, विभाग है जो कि सारा का सारा डाटा कलेक्ट करता है, उसका नाम क्या है। इसका नाम है शाहानी मंडी, ठीक है, शाहानी मंडी, शाहानी मंडी। ये किससे है, व्यापारियों के संबंधित जो भी डाटा होता है उसको संग्रहित करने के लिए बनाया गया। अगला है महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने, पंडित रमाबाई ने, सरोजिनी नायडू ने, सावित्रीबाई फुले ने। आर्य समाज की जब हम बात करते हैं, आर्य समाज, इसका गठन कहाँ किया गया, बंबई में। कब किया गया, 1875 में, ठीक है, 1875 में। किसने किया, दयानंद, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि लोग जो है ईसाई धर्म में परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हो रहा था, लोगों
समाज को बचाने के लिए इन्होंने एक नारा चलाया जिसे हम कहते हैं वेदों की ओर लौटो और लौटो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बात हो गई आर्य समाज की। यहाँ पे पूछा गया है कि महिला आर्य समाज जो है ये भी महाराष्ट्र में ही, मुंबई महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया। किसने किया? नजर चलो बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा यहाँ पे महाराष्ट्र में आर्य समाज जो है इसको रेगुलेट किया गया था? तो याद रखिएगा पंडित रमाबाई। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसको भारत में रेगुलेट कौन कर रही थी? वो कर रही थी एनी बेसेंट, आयरलैंड की लेडी थी, इसी के तहत यहाँ पर आई थी। हाँ जी, ठीक है। सरोजिनी नायडू आप जानते हैं भारत में स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, राइट। इसके अलावा सावित्री बाई फुले, ये ज्योतिबा फुले की पत्नी है और ये पहली शिक्षिका रही। ठीक है, पहली शिक्षिका थी। सोचिए उस समय जहां समाज में महिलाओं को बिल्कुल भी पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, पहले इन्होंने खुद पढ़ा और फिर जाकर गांव में, कि ये कहो कि जहां पूरा समाज जो है महिलाओं की शिक्षा को अपराध मानता हो, ऐसे में जाकर आप किसी गांव में जाकर आप कहें कि मुझे इस बच्ची को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। सोचिए, हाँ, पहली महिला राज्यपाल भी कौन रही है? आपकी सरोजिनी नायडू रही। ठीक है, अगला है आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त है? 8, 10, 12 या फिर 6? बताइए, बी कॉम्प्लेक्स जो है कितने सारे विटामिन आते हैं इसमें? बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? भारत की कोकिला कही जाती है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं, एब्सोल्यूट राइट। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आमतौर पे कितने हैं? काउंट करो, 8 है, 8 ही है। कौन कौन से हैं? 8 है भाई, 12 नहीं है। 12 बी कॉम्प्लेक्स 12 दिया जाता है लेकिन 12 नहीं होते हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, फिर आप आओगे तो B8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर आपका 12 मिलेगा। कभी आपने B11 सुना? अगला, डैश मानव द्वारा बनाए गए पहले सिंथेटिक फाइबर था। बताओ, मानव के द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर, नायलॉन या फिर रेयन या फिर टेरिकॉट? पहला आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर कौन सा फाइबर बनाया गया? सबसे पहले मानव के द्वारा कौन सा फाइबर जो है यहां पर डेवलप किया गया? बताओ भाई। हाँ जी, ये नायलॉन होगा, रेयन नहीं होगा। ये क्या है? नायलॉन। अगला सवाल है आपका, समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों में द्वीप देश शामिल हैं, कितने हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? बताइए, भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों की बात करें, इसमें कौन से कितने जो हैं आपके पड़ोसी देश शामिल हैं? पड़ोसी द्वीपीय देश, बताओ। अब सोचो, भारत का अगर हम समुद्री तटीय क्षेत्र देखें तो वहां पे कितने सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है? ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है लेकिन वो बाद में बनाया गया। यहाँ पे पूछा गया पहला 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 सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 4 कैसे होंगे भाई? पहला है मालदीव, मालदीव है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, अगला सवाल है, मुद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात के किस जिले में है? खेड़ा, जामनगर, कच्छ या फिर गांधीनगर? तो पहली चीज तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि मुद्रा तापीय परियोजना तापीय संयंत्र किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। अब सवाल है कि ये गुजरात के किस जिले में है? बताओ यहाँ पर।
आपका आंसर क्या होगा? ब्रियॉन नहीं होगा, ब्रियॉन बाद में बनाया गया बच्चे। ठीक है, बताओ भाई, यहां पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? हाँ, ये सब पड़ोसी देश हैं लेकिन समुद्री तटीय पूछे गए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, जामनगर, जामनगर कह रही हूँ, कक्ष। ठीक है, कक्ष मुद्रा संयंत्र जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में, और कच्छ जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है और गुजरात का भी सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? कच्छ। यहीं पे है आपकी मुद्रा परियोजना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं लगता है तब भी कमेंट बताइएगा। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताना कि आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर इस मॉक टेस्ट में उससे संबंधित क्वेश्चंस को ज्यादा करना चाहते हैं अटेम्प्ट, तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है आपको इस क्लास में सॉल्व कराकर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सके। ओके, परियोजना क्या है? परियोजना क्या है? चलो आप मुझे ना उस पे आकर पूछना तो बताते हैं ये क्लियर क्या है। अनामिका क्या पूछ? ओके, चलिए, तो अब मिलूंगी मैं आपसे सुबह करंट अफेयर की क्लास में। तब तक अच्छा अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और तैयारी बनाए रखो। यहाँ पे आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुद्रा परियोजना क्या है। ये मुद्रा परियोजना मैंने अभी आपको बताया था मॉर्निंग वाली क्लास में कि मुद्रा परियोजना जो है इसमें सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं स्टार्टअप्स को। जो भी कोई नया इंटरप्रेन्योर है या फिर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, शिशु, किशोर और शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 तरीके के ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, तो 50,000 तक का शिशु ऋण आता है, उसके बाद 50,000 से लेकर 1 लाख तक का, 5 लाख तक का जो है किशोर में, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो है वो तरुण ऋण कहलाता है। अभी सरकार के द्वारा तरुण ऋण जो दिया जाता था 10 लाख उसकी लिमिट थी, उसको बढ़ा दिया गया है। अब उसकी लिमिट जो है 20 लाख कर दी है कि कोई भी स्टार्टअप जो है अब 20 लाख रुपए तक का तरुण ऋण दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं सकते हो। ओके, चलिए, क्लियर है यहाँ पे? अनामिका अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक ख्याल रखो अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड।